आप देख रहे हैं तनाजुर फर्रुख सुहेल गोइंदी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फर्रुख सुहेल गोइंदी। तनाजुर में हमारे आज के एक मेहमान हैं जिनकी जिंदगी सियासत और जद्दोजहद से लबरेज है। जनाब चौधरी गुलाम बास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा। तो ये सब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। थकते नहीं आप सियासत करते हुए? एक लंबा अरसा हो गया। मैंने ऐसा किया है कि सच में थकावट नहीं होती। सच में इतनी ताकत होती है कि जो सच और हकीकत पे मबनी जद्दोजहद करते हैं वो कभी भी थकते नहीं हैं। कब आपने सियासत का आगाज़ किया? मैं ज़माना तालिब इल्मी में, जब मैं फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, तो मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था जॉइंट सेक्रेटरी का मरे कॉलेज सियालकोट में। अच्छा। तो मैं मुंतखब हुआ जॉइंट सेक्रेटरी। तो उस वक़्त फ़लस्तीन और इज़राइल की जंग हुई, फ़लस्तीनियों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती हुई। तो पहला जुलूस हमने निकाला फ़लस्तीनियों के लिए और वहाँ मेरी पहली गिरफ़्तारी हुई। तो उसके बाद हमने फंड्स रेजिंग कैंपेन भी की फ़लस्तीनियों के लिए, दुकानों के ऊपर जाके शहर के अंदर। तो दैट वाज माय बिगिनिंग। आप लोग वो हैं जो सियासत को, अवामी तहरीकों को जो मुल्क से बाहर दुनिया में चल रही हैं, उनसे मुंसलिक करते थे, जैसे वियतनाम की, जैसे फ़लस्तीन की। इसीलिए वो एक देखिए बहुत इंस्पायरेशन का दौर था गोइंदी साहब वो, कि वियतनाम की जंग हो रही थी, मोज़म्बिक, अंगोला, लैटिन अमेरिका में। ये एक बड़ी स्ट्रगल और जद्दोजहद का दौर था और पूरी दुनिया जो है वो इनकलाब की जद में थी। एक नया सवेरा तुलू हो रहा था और वही एक होप और वही उम्मीद थी। और जिसके ताने बाने आप देखें कि 47 से पहले भी जो यहाँ पर तहरीकें मौजूद थी, मज़दूरों की, मेहनत कशों की, किसानों की, बरे सगीर के अंदर जो तहरीकें थीं वो इतनी ताकतवर थीं कि जो यहाँ पर बंटवारा हुआ और उसके बाद उस तहरीक को सबोटाज किया गया। जो यहाँ की इनकलाबी तहरीकें थी वो सबोटाज हो गई। देखिए जी, हालात ये हैं कि पाकिस्तान के गरीब आदमी को, आम आदमी को एक गिलास पानी पीने को मैसर नहीं है इस मुल्क में। ये कैसे इनजस्टिस का आगाज हुआ? देखिए, इनजस्टिस का आगाज तो आपको इल्म है कि इस मुल्क में उस वक्त हुआ जब जहाँ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का राज था और उन्होंने अपने लैकीज यहाँ पर पैदा किए। जो जागीरदार थे। आप फ्यूडलिज्म को देखें कि फ्यूडलिज्म की अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो पहले ये होता था कि ये 5000 मुरब्बा है, ये 10,000 मुरब्बा है, तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होती थी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट की मलकियत रहती थी। किसी शख्स को ठेका दे दिया जाता था कि तुम 2000 फौज तैयार करोगे रियासत की हिफाजत के लिए, रियासत की ज़रूरत के लिए, तुम 5000 करोगे, तुम 500 करोगे। लेकिन स्टेट कंट्रोल था। स्टेट कंट्रोल था और जब वो शख्स मरता था तो वो ज़मीन वापस रियासत के कंट्रोल में चली जाती थी। रियासत जिसको चाहे दे देती, जिसको चाहे, जिसको कॉम्पिटेंट समझती थी उसके पास चली जाती थी और फिर वो रियासत की खिदमत में, वो तसर्रुफ में वो दौलत और वो पैदावार चली जाती थी। मगर जब ब्रिटिश इंपीरियलिज्म आया तो उन्होंने फिर जहाँ पर वो जो लोग थे उन्हें कहा कि अगर आप ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के ताबेदार रहेंगे, अगर आप हमारी ताबेदारी करेंगे, हमारे इक़्तिदार को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जागीरें रियासत वापस नहीं लेगी बल्कि आपकी औलादों को ट्रांसफ़र हो जाएंगी, खानदान बन गए जो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो अब वो एक जो जनरेशन चल रही हैं, जो नस्लें चल रही हैं उस वक़्त से, जो कि इस खौफ से थी कि रियासत कहीं ये मलकियत जो कि रियासत की तरफ से हमें रियासत की खिदमत के लिए दी गई है वो गुलाम रहने के तौर पे इस्तेमाल होती रही। मगर वो जो सिलसिला है वो आज तक ख़त्म नहीं हुआ। जागीरदारी निज़ाम का वो ख़त्म इसलिए नहीं हुआ कि उनके जहन के अंदर आज तक वही फियर है और वो स्टेटस को के साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जागीरदारी नहीं रही। जब हम जागीरदार दोस्तों से पूछते हैं वो कहते हैं फ्यूडलिज्म तो ऐसा सच नहीं है। एक बात और भी, फ्यूडलिज्म एक एटीट्यूड का भी नाम है, एक रवैये का भी नाम है, लेकिन जमीन का नाम भी तो है ना? हाँ, जमीन का भी है। सबसे अब ज्यादा खतरनाक वो भी लोग हो गए जो मिडिल क्लास में रहते हुए जागीरदारी सोच को अपना लेते हैं। ज्यादा खतरनाक होते हैं, ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। अभी जैसे आप बात कर रहे थे एक दोस्त की, तो वो ज्यादा डेंजरस होते हैं। तो वो जो तहरीक थी उस वक्त, देखे चेयरमैन माओ तुंग का लॉन्ग मार्च था, 1917 का रशियन रेवोल्यूशन था, वहाँ वियतनाम की जंग थी, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही थी। आपके सामने क्यूबा, राइजिंग एशिया कहा जाता था, पूरा राइजिंग, नॉट एशिया, पूरा लैटिन अमेरिका आप देखें पूरा था। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक बड़ी वेव
इनिशिएटिव थी, एक तुलबा तहरीक थी बड़ी और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तहरीक थी। तो ये खौफजदा थे कि ये तहरीकें कहीं आपस में इनकी जोड़त ना हो जाए। अच्छा। लिहाजा पाकिस्तान के अंदर उभरती हुई एंटी ब्रिटिश इंपीरियलिज्म मूवमेंट जो है, उस मूवमेंट को किल करने के लिए ये जरूरी था कि फौरी तौर पर इसकी तकसीम कर दी जाए। इसीलिए 38 दिन में ये सारी डिवीजन इमीडिएटली कहा गया, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि इसको इमीडिएट करो वरना ये हमारे हाथ से ये तहरीकें निकल जाएंगी। और वो ऐसी निकली हैं कि उनके हाथ में रही है, अवाम के हाथ से निकल गई। और अवाम के हाथ में अभी तक भूख, नंग, अफलास, जहालत, बेरोजगारी और बेबसी के अलावा आपका कहने का मतलब ये है कि वो रूलिंग क्लास जो 14 अगस्त 1947 से पहले रूलिंग क्लास थी, आज भी वही रूलिंग क्लास है, उसमें कोई तब्दीली। उसमें पहला डेट जो है वो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने किया, जो 68 मूवमेंट 68 मूवमेंट में मैं अपने कॉलेज का सेक्रेटरी जनरल था। हमने स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी बनाई, मैं चेयरमैन था अपने जिले एक्शन कमेटी का। तो 68 मूवमेंट थी और वो एक रोशनी की किरण थी उस गुप्त अंधेरे में। पहली दफा किसी रूलिंग क्लास के अंदर से ये बात आई, खुद रूलिंग क्लास के एक शख्स ने बगावत की। मैं बल्कि कहता हूं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो आज के दौर का महात्मा था। गौतम बुद्ध से मैं ताबीर करता हूँ, वो भी बादशाह से निकला, उसने बगावत की उसने भी बगावत की। 1700 years बिफोर क्राइस्ट गौतम जो है उसने बगावत की। वो राजा था, राजे का बेटा था, बगावत। इसी तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने बगावत की। और ये बगावत जो है उसमें इतनी ताकत थी, चूंकि पहले बगावत मौजूद थी समाज के अंदर। अच्छा। NSF की तहरीकें थी, अच्छा। तालिब इल्मों की तहरीकें की, हश्तनगर में आप देखें मजदूरों किसानों की तहरीकें मौजूद थी, बल्कि बगावत हुई बहुत बड़ी। फिर आपने देखा कि किसान मूवमेंट थी, भाषानी की बहुत बड़ी और बहुत बड़ी यहाँ किसान कॉन्फ्रेंस हुई टोबा टेक सिंह में। ये तहरीकें पहले मौजूद थी, मगर वो तहरीकें उन मजलूम, बेबस, कमजोर लोगों के हाथ में थी जो कि रियासती अदारों की दस्तरस से बहुत दूर थी। और इनकलाब उस तरीके से मसल्ला और मिलिटेंट नहीं था कि वो उसको ओवरटेक करते। लिहाजा उसमें जब शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की एक ताकतवर आवाज आई, तो उस ताकतवर आवाज और ताकतवर शख्सियत और अनबीटेबल शख्सियत जो है, जब उसने इस तहरीक को अपने हाथ में लिया, स्टीयरिंग हाथ में लिया, तो फिर ये बड़ी ताकत बनी और पूरे एशिया के अंदर एक बड़ा नाम जो है वो हमारे सामने आया, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, जिसने पहली दफा कहा कि लोगों ताकत का सरचश्मा आवाम है। ये एक नई बात थी पाकिस्तान की सियासत में, जबकि यहाँ गिरी हुई जुल्फकार अली भुट्टो शहीद पर, जबकि यहाँ ताकत का सरचश्मा रियासत थी। रियासती इदारे थे, रूलिंग क्लास थी। ताकत का सरचश्मा आमर होते थे, आमर थे, आमरीत और सारे वो तबके थे। तो ये भुट्टो था पहला कि जिसने हुक्मरानों को ऐवानों से खींचकर गरीब की झोंपड़ी तक, उसके दरवाजे तक, उसके कदमों में उसने फेंक दिया। उसने कहा कि ये जन्नत है। और इसलिए भुट्टो साहब ने कहा था ना शहीद मोहतरमा को कि दुनिया की जन्नत जो है वो खुदा की जन्नत माँ के कदमों तले और दुनिया की जन्नत जो है वो अवाम के कदमों, गरीब अवाम के कदमों में। तो ये भुट्टो आप ये फरमा रहे हैं कि जो 68 में पाकिस्तान में हुआ वो एक इंकलाब था, एक मुकम्मल तौर पर एक रिवोल्ट था, एक इनकलाब था पूरे समाज के अंदर, और एक नई सुबह तुलू हो चुकी थी। और मैं समझता हूँ कि अगर तो वो 70 का वाक़या ना होता बांग्लादेश का, तो शायद अगर फौजी जुनता उस वक़्त जनरल याह्या खान और इस्टेब्लिशमेंट ये सूरत हाल ना होती, तो शायद पाकिस्तान के हालात आज इतने बुरे ना। अच्छा, यहाँ पर आप एक बड़ा अहम सवाल है, आप पीपल्स पार्टी के नजरियाती और असूल पसंद रहनुमाओं में गिने जाते हैं। आप वो शख्स हैं पीपल्स पार्टी में जिनकी वफादारी भुट्टो शहीद के नजरियात और उनकी पार्टी से गैर मुतनाज़ा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर दाएं बाजू का एक बड़ा इल्ज़ाम रहा कि ईस्ट पाकिस्तान की अलहदगी के वो भी जिम्मेदार थे। मुझे ये बात बताएं कि फौज के हाथ में टैंक है, बंदूक है, फैसले तो वो कर रहे हैं, तो ये एक बेबस और नहत्ता इंसान उसका जिम्मेदार कैसे हो सकता है? भुट्टो साहब तो बल्कि इस पूरी जो मूवमेंट थी, जो जमहूरी जद्दोजहद थी, जिसमें बांग्लादेश में बंगालीज जो है वो आगे आए और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान, मैं समझता हूँ कि अगर उस वक़्त पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान की उस वक़्त की अफसरशाही और जो है ना याह्या खान, अगर वो तासुब का शिकार ना होते, अगर उनका रवैया जो है वो सेल्फिश ना होता,
तो जमहूरियत आज इतनी आगे होती और पाकिस्तान बहुत आगे होता। इक़्तिदार ट्रांसफर करने से खौफजदा थी मगरबी पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, सिविल एस्टैब्लिशमेंट, सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और यहाँ की अशराफिया खौफजदा थी कि अब हम बंगालियों के पास जाएंगे, वो हमारे हुक्मरान होंगे। और इन्होंने वो सब बांग्लादेश, अब देखिए कैसे उसको आप गद्दार कह रहे हैं, वो बांग्लादेश जिसने मुस्लिम लीग को बुनियाद वहां पर रखी इन्होंने, वो मुझे उसकी बुनियाद तो पंजाब और बंगाल के लोगों ने, मुझे उस पर भी इख्तलाफ है, उस बुनियाद पर भी। अच्छा, क्योंकि मुस्लिम लीग की जब बुनियाद रखी गई तो उस वक्त भी बुनियाद जिन हालात में रखी गई वो भी इंपीरियलिज्म की सर्विस के लिए रखी गई थी। ठीक है, ये 1906 हिस्टोरिकल ट्रुथ है, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाद में वो बगावत हुई, लेकिन वो तकसीम बंगाल के खिलाफ जब कांग्रेस की जिद्दोजहद होती है, उस वक्त तो कायद आज़म भी कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस की जब जिद्दोजहद होती है तकसीम बंगाल के खिलाफ और मुत्तहिदा हिंदुस्तान की जिद्दोजहद थी, उससे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म खौफजदा हुआ। तो आप फरमा रहे थे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद जो उनसे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस सारे साने में, क्योंकि ये सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूं, बहुत प्रोपेगेंडा हुआ वन साइडेड, और ये भी एक सहाफी की ये भी खबर थी, इधर हम उधर तुम। देखिए, जब इधर हम और उधर तुम का मतलब ये था भुट्टो साहब का कि वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो एक अवामी जमहूरी कुव्वत है, वो जीती है, वो एक हकीकत है, और वो एक हकीकत है, और इसमें तुम जीते हो। और जब याया खान ने यह कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप आइन नहीं बनाएंगे लीगल फ्रेमवर्क का ऑर्डर के तहत, लीगल फ्रेमवर्क, तो पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है। तो उसके ऊपर भुट्टो साहब ने कहा कि देखो, इधर मैं बैठा हूं, उधर आप बैठे हैं, आए पहले बैठे, असेंबली का इजलास बुलाने से पहले हमें बैठ के आइन की शिकें जो है वो तय कर ले, बेसिक्स तय कर ले। अब देखें, अब आप देखें कि 10 महीने लगे हैं, 9 महीने लगे हैं, अभी एक माइनर अमेंडमेंट थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में, एक अमेंडमेंट को अमेंड करना था, इनफैक्ट 17th अमेंडमेंट को 18th अमेंडमेंट में कन्वर्ट करने में 9 महीने लगे, और तमाम कंसेंसस भी था, और कंसेंसस भी था, तो उसके बावजूद 9-10 महीने लगे उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में। तो जब एक ऐसा मुल्क जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन सिरे से मौजूद ही नहीं था, तो उसमें एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करना और बनाना, भुट्टो साहब का यह कहना था कि याया खान को और मिलिट्री जुंता को और इन लोगों को जो कि फाशिस्ट और बदमाश हैं, जिन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ इस मुल्क पर, इनको ये मौका फराहम ना किया जाए। अच्छा। कि ये पार्लियामेंट को तोड़ दें, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी अजीब बात थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जीत गई है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का शेख मुजीबुर रहमान जीत गया है, और ये ऐसे ऐसे लोग, इतने इतने बड़े कल्ट और बुत जो है वो गिरे थे 1970 के इंतखाबात में, कि ना तवाना बचा, ना दौलताना बचा, ना नून बचा, ना कुरैशी बचा, कोई भी ना बचा। तो सब जब उड़ा दिए गए और एक नई सुबह तुलू हुई, एक नई क़यादत सामने आई, एक नया जोश सामने आया, एक नई फिक्र और एक नए वलवले के साथ जब पूरी कौम जो है वो उठ के सामने आई, तो वो उससे खौफज़दा थे। उन्हें अगर ये पता होता कि ये इंतखाबात, मुनसफाना इंतखाबात के नतायज ये होंगे कि मेहनत कशों की हुकूमत कायम होगी, कहने तो वो नहीं होने देते ये। अच्छा, आपका कहने का ये मतलब है, ये जो हिस्टोरिकल एनालिसिस कर रहे हैं आप, कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और शेख मुजीब मिडिल क्लास की लीडरशिप को लेके आए, ये पाकिस्तान में एक इंकलाब था, और यहाँ की एस्टैब्लिशमेंट ने उस इंकलाब को सैबोटाज किया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आज देखें, आज तक एक्सेप्टेबल नहीं है। आप देखें कि भुट्टो साहब का कत्ल क्यों हुआ, वजह क्या थी? यही वजह थी ना कि उन्होंने शऊर तकसीम किया, रोशनी तकसीम की। वाह, बड़ी खूबसूरत बात की, तकसीम किया उन्होंने शऊर को, और वो शऊर लेके जब मेहनत का एक ताकत के साथ आगे बढ़े, तो आपका हुक्मरान तबका लर्ज किया, उनके महल्लात में भौचाल आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये कौन लोग हैं, ये नंगे पैरों वाले, फटे कपड़ों वाले, ये मेहनत काश, ये इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंच गए। और उस बात की सजा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी। और आप देखें कि 5 जुलाई 77 से लेकर आज तक अवामी शऊर का वो जिन, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बोतल में वापस बंद करने की कोशिश कर रही है, जो अच्छा, वापस नहीं जा रहा, तक मसरूफ है, वो वापस नहीं जा रहा और वापस जाएगा भी नहीं। देखिए, शहीद मोहतरमा का कत्ल जो है, शहीद मोहतरमा का कत्ल की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ ये भी थी कि जब 30 लाख इंसान शहीद बेनज़ीर भुट्टो को इस्तकबाल करने के लिए जाते हैं कराची एयरपोर्ट पर, तो वो 30 लाख लोग शहीद मोहतरमा की शक्ल देखने नहीं गए थे, वो 30 लाख लोग गए थे शहीद मोहतरमा को ये पैगाम देने
कि तुम इस मुल्क के भूखे नंगे मुफलिस बेजारो मददगार लोगों की लीडर हो और हमारी ताकत तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथ हो, हम हमारे साथ हैं, हम और तुम एक हैं। जैसे भुट्टो साहब कहते थे कि भुट्टो एक नहीं भुट्टो दो हैं। तो वो भुट्टो की उस बात को पाकिस्तान का मेहनत कश उठा के कराची के साहिल पर ले गया और उसने कहा बेनजीर तुम एक नहीं तुम दो हो, एक तुम हो और एक हम हैं। और तुम और हम की जो जुर्रत थी वो पाकिस्तान के इशराफिया और हुक्मरानों को तोड़ने की कोशिश, उन्होंने तोड़ने की कोशिश की और उन्होंने शहीद बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया। उन्हें यकीन था कि बेनजीर का पहला कदम जो कराची के साहिल पे उतरा है, जब ये पेशावर की तरफ यहाँ तुरहम के बॉर्डर पर पहुंचेगा तो ये 5 करोड़ इंसानों का सैलाब होगा और उसके बाद जो रेवोल्यूशन इस मुल्क में आएगा, क्योंकि लोग वहां अपनी भूख खत्म करने के लिए गए थे, बेनजीर को देखने के लिए, मैं इस सवाल पर दोबारा तालीम के लिए गए, रोजगार के लिए गए। पहले सवाल को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा। तो भुट्टो शहीद ने शेख मुजीब साहब से मुज़ाकरात भी किए और कहते हैं कि 5.5 नकात पर भुट्टो साहब मुत्तफिक भी हो गए। मगर याह्या खान मुत्तफिक कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हेनरी किसिंजर का खत लेकर, साइरस वैंस का और किसिंजर का भी मैसेज था कि वील मेक अ हॉरिबल एग्जांपल। हाँ, वो लाहौर आए थे 76 में। अगर आपने रिवाइंड न किया अपना सारा तो जब वो खत लेके राजा बाजार में आए तो उनका दिस वाइट 31 मई 1977 को दिस वाइट एलिफेंट इज आफ्टर मी। और फिर ये आपने देखा, हम तो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे। अच्छा, आप तो मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी अलायंस का चेयरमैन था उस वक्त, प्रोग्रेसिव अलायंस का। लेकिन आप बड़े मुतहरक थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से भी ऊपर थे उस वक्त। नहीं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन बड़ा नाम था, छोटा सा कारकुन था। बहरहाल एनी हाउ, तो वो मुझे ये एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मुल्क के मुल्ला को हमने आज से 40 साल पहले शनाख्त किया था। भुट्टो साहब ने उस वक्त जो बात की थी और वो आज सामने आ रही है, वो जो पेवंद लगाई है, जो पेयोंद लगाई है, जो बीज बोए हैं इस मुल्क में फौजी आमरीतों ने, मुजाहिदीन की शक्ल में, मदरसों की शक्ल में। तो ये पीएनए ने आगाज किया इस वायलेंट थ्योरोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। इट वाज स्पॉन्सर्ड, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अच्छा। इट वाज स्पॉन्सर्ड। और आप देखें कि आज जस्टिस नसीम हसन शाह का यह बयान कि मुझे फोर्स किया गया कि भुट्टो को फांसी दो, नसीम हसन शाह को भी तलब करना चाहिए कि तुमने जो हलफ लिया था आइन पे, हलफ तो ये होता है जज साहबान का कि हम बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के फैसला करेंगे। तो उसने वो कौन सा दबाव और कौन सा लालच था जिसकी बुनियाद के ऊपर उसने तीसरी दुनिया के अजीम रहनुमा फखरे एशिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल किया। पीएनए ने तहरीक चलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की हुकूमत के खिलाफ। एक लंबी तहरीक चली, मार्च से लेके जून एंड तक। मुज़ाकरात के कोई 28 सेशन हुए और मुज़ाकरात कहते हैं कामयाब हो गए। फिर कैसे साजिश तो देखे ना, जब किसने की, जब मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो गए तो मुज़ाकरात कंप्लीट होने के बाद एयर मार्शल अस्कर खान ने खत लिखा फौजियों को। अच्छा। मौलाना मौदूदी उसमें एक्टिव हुए। अच्छा। ये सारे लोग एक्टिव हुए और इन्होंने कहा कि ये तो भुट्टो साहब तो इस वक्त मौका है, अगर इसमें से निकल गए तो निकल गए, क्योंकि धांधली तो चंद सीटों पे, भुट्टो साहब तो उसमें री इलेक्शन पे एग्री कर गए थे, मामला तय हो गए थे। मौलाना मुफ्ती महमूद उस वक्त, धांधली इंडिविजुअल हुई थी, इंडिविजुअल थी, अपने तौर पे हुई थी। मतलब वो भी उन तबकों ने की थी जो बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। धांधली कई पीएनए की सीटों पे भी हुई थी, पीएनए की सीटों पे भी हुई, बेशुमार सीटों पे। तो वो जो आप देखें कि 5 जुलाई 77 की रात को जब ज़ियाउल हक को ये इत्तला मिली कि भाई ये तो सुबह अकॉर्ड अनाउंस हो जाएगा, साइन होने वाला है, फाइनल हो गया था, तो उसने रात को शपखुन मारा और उनसे और उसका लंबा प्लान था, पहले से प्लान था, प्लान नहीं था, प्लान्ड था। अच्छा, प्लान्ड था प्लान नहीं था, प्लान्ड था, उसे लगाया गया था इस मकसद। अच्छा, मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। आप भी उस जेल में रहे हैं कोट लखपत में जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रहे। भुट्टो साहब का ट्रायल हुआ, वो कोट लखपत में रहे, वो पिंडी की जेल में रहे। यहाँ कुछ आज तक ऐसी बातें जो ओरल हिस्ट्री में आती हैं कि भुट्टो साहब की रिहाई के लिए कुछ फ़लस्तीनियों ने भी कोई प्लान किया, ऐसा था कोई प्लान जो हुआ नहीं यहाँ? मैं देखिए, भुट्टो साहब को ये ऑफ़र मौजूद थी। अच्छा, मौजूद थी कि आप अगर पाकिस्तान से जाना चाहें तो आपको ले जाएं। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी थी? नहीं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं थी।
वो बाहर से थी। अच्छा। मगर भुट्टो साहब ने कहा कि मैं तारीख के हाथों नहीं मरना चाहता। और मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी कितनी, लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा घर सितंबर 77 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सादिक हुसैन कुरैशी के घर मिलते हैं और कहते हैं कि मैं मुल्क से जा रहा हूँ, आप भी चले जाएं। वो खर साहब क्या करना चाह रहे थे? मुझे नहीं पता कि मुस्तफ़ा खर साहब जो हैं वो तो यहाँ पर जो उस वक़्त गए थे, जो वो बताते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को धोखा दे के यहाँ से गया था। धोखा दे सकता है बंदा इस्टेब्लिशमेंट? मुश्किल सी बात है। मगर उन्होंने कहा जी, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ हैं, हालांकि भुट्टो साहब के खिलाफ है नहीं, तो वो मैं ले आऊँ। तो वो डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी मंगवा सकते थे, मगर ये है कि अपॉर्चुनिटी मौजूद थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए। और भुट्टो साहब, मगर ये फैसला हो चुका था बैनुल अक़वामी सतह पे कि भुट्टो साहब जैसे शख्स को ज़िंदा नहीं रखना हमने, क्योंकि पूरी तीसरी दुनिया के अंदर एक नया तहर्रुक मौजूद हुआ। पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को भुट्टो साहब ने इकट्ठा किया। उन्होंने इस्लामिक फ़ौज की बात की, उन्होंने इस्लामिक बम की बात की, उन्होंने इस्लामिक बैंक की बात की, उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइट किया। और ये इतना बड़ा धचका था, उन्होंने तीसरी दुनिया के तस्वर को उजागर किया और तीसरी दुनिया को लेके आगे बढ़े। तो भुट्टो साहब को तो मारने का फैसला जो है वो बहुत ऊपर लेवल पे हो गया। कहते हैं वो 73 के जंगे रमज़ान के बाद हो गया था, उसी वक्त हो गया जब इसराइल की सीरिया और इजिप्ट से लड़ाई, इजिप्ट से जब जंग हुई है, उसी ज़ायनिस्ट ने फैसला किया। ज़ायनिस्ट ने फैसला किया कि भुट्टो साहब तो जमाल अब्दुल नासिर के भी साथ थे। अच्छा, उसके भी दोस्त। अच्छा, भुट्टो साहब शहीद होते हैं, उससे पहले जब भुट्टो साहब जेल में थे, मैं एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैरेक्टर को बहुत याद करना चाहता हूँ आज इस मौका पर, क्योंकि आप सारे इस हिस्से का तसलसल से साथ हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बेगम नुसरत भुट्टो के हाथ में आई। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नहीं थी होती, आंसा बेनज़ीर भुट्टो कहा जाता था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये सारी ट्रांजिशन की, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ने लीडरशिप की। याद है आपको कैसे हुई? मैं समझता हूँ कि बेगम नुसरत भुट्टो, खुदा उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका बहुत बड़ा रोल है इस सारी जद्दोजहद, इस सारी जो पार्टी को तकसीम से बचाने में। बेसिक रोल ही तो उनका है। देखिए ना, मौलाना कौसर नियाजी और जतोई उस वक़्त पार्टी को तकसीम करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। उस वक़्त गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और मौलाना कौसर नियाजी शेख रशीद साहब के पास आए। उन्होंने कहा कि बाबा सोशलिज्म के पास आए और उन्होंने कहा कि हम आपको चेयरमैन मुंतखब करते हैं और आप चेयरमैन बने। अच्छा। तो शेख साहब ने कहा कि तुम ज़्यादती कर रहे हो, ये नहीं होगा। जब उन्हें समझ आई कि शेख साहब हमारे साथ नहीं चल रहे, तो अब ये बेगम साहबा को भी पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर आप हमें बेगम नुसरत भुट्टो साहब के पास ले जाएं। अच्छा, ऐसे हुआ। तो फिर शेख साहब दोनों को लेके, जतोई साहब को और मौलाना कौसर नियाज़ी साहब को, दोनों को लेके बेगम साहबा के पास गए और उन्होंने कहा जी ये दोनों मुजरम हाजिर हैं। अच्छा। जो कि पार्टी तोड़ना चाहते थे। अच्छा। सो ये मैंने देखा कि तो उसमें आप फिर बेगम नुसरत भुट्टो ने जिस तरीके से, और मैं आई एम प्राउड ऑफ इट कि बेगम नुसरत भुट्टो जब चेयरमैन बनी, तो जब यहाँ तहरीकें अरूज पर थीं, तो उस मुश्किल ज़माना था। उस वक़्त बेगम साहबा ने मुझे PSF पाकिस्तान का चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया। बेगम साहबा ने, बेगम नुसरत भुट्टो ने। अच्छा। और ये एक उनका बड़ा ट्रस्ट था, बहुत बड़ा एतमाद था जो कि बेगम नुसरत भुट्टो ने मुझ पर किया, इसलिए कि वो ज़माना तालिब इल्मी से मुझे जानती थी। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी मुझे याद है कि एक दफ़ा नवाब सादिक हुसैन कुरैशी ने मुझे जेल में बंद किया हुआ था, जब वो CM था पंजाब का चीफ मिनिस्टर था। मैं नज़रबंद था, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाहौर तशरीफ़ लाए। तो यहाँ पर यौम तासीस था, तो पहले दिन नासिर रिजवी का प्रोग्राम था, वहाँ बहुत हंगामा हुआ। दूसरे दिन भुट्टो साहब ने आना था। तो मैं जेल में रात को 2 बजे सोया हुआ था, तो सुपरटेंडेंट जेल आया और मुझे कहा उसने कि आपकी रिहाई आ गई है। मैंने कहा जाओ यार सोने दो, सुबह तुम मुझे कहीं शिफ्ट करना है तो कर लेना। उसने कहा नहीं, उसके साथ मुशक्ति थे, उसने कहा कि नहीं सामान उठाओ इसका। तो वो बाहर गए, तो बाहर उस वक़्त ना वाइस चांसलर खड़े थे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो उनकी गाड़ी के अंदर मेरा बिस्तर फेंका गया। उसने कहा जी आओ जी चले। वो लेके सीधा मुझे गवर्नर हाउस में।
तो भुट्टो साहब बैठे हुए थे। अच्छा। भुट्टो साहब उठे और उन्होंने उठ के मुझे गले लगाया। दूसरे दिन यौम तसीस में वो मुझे साथ लेके गए। तो बेगम साहबा ये सारी बातों की चूँकि विटनेस थी, उन्हें इल्म था कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में भी हम क्रिटिक्स थे उन लोगों पे जो पार्टी को सैबोटाज कर रहे थे और अपने तबकाती मुफाद के लिए इक़्तिदार में शरीक हुए और जो छोड़ गए 77 के बाद। आप देखें कि सारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव छोड़ गई मासवाए 2-3 लोगों के। बिल्कुल सही है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक मीटिंग खग्गा हाउस लाहौर में भी हुई भुट्टो साहब की शहादत के बाद, याद है आपको? जी मैं उसमें था नहीं। राना फारूक थे? नहीं वो भी नहीं थे। और मुमताज़ भुट्टो थे, उनको पकड़ा इन्होंने? नहीं वो नहीं, मुझे तो ये पता है कि जो 83 मूवमेंट अपना क्या ना भुट्टो साहब की शहादत के बाद जो पहला जलसा था लाड़काने में, भुट्टो साहब के मज़ार पे पहला जलसा जो है वो इरशाद राव थे, बहुत बड़े सहाफ़ी, बड़ी सहाफ़ी थे, कोड़े मारे गए उनको बहुत तशद्दुद किया गया। इरशाद राव साहब को किले में से शिफ्ट किया गया था हॉस्पिटल में। तो मैं भी अंडरग्राउंड था, तो मुझे इरशाद राव का फ़ोन आया कि आप कराची आए। मैं कराची गया तो इरशाद राव ने मुझे कहा कि आप लाड़काने जाएंगे नोडेरो तो आपको वहाँ एक लड़का मिलेगा, उसका नाम है मुनव्वर सोहरवर्दी। अच्छा। तो वो जो मोहतरमा के साथ होते थे, जो शहीद हो गए। तो वो मुनव्वर सोहरवर्दी जो है वो लाउड स्पीकर वगैरह अरेंज करेगा, तो आपने वहाँ भुट्टो साहब की ये पहला जलसा जो है, पहली बरसी जो है वो मैंने और मुनव्वर सोहरवर्दी ने वहाँ पर करवाया था। और जब मैं भी मौजूद था वहाँ। जी। तो जब वहाँ करवाया तो फ़ारूक लगारी और ये मुमताज़ भुट्टो और पीरज़ादा आए, तो कारकुनों ने इनकी गाड़ियाँ तोड़ दी और ये फिर वहाँ से हमारे साथ मुख्तार अवान भी थे। तो हम जहाँ जैसे वहाँ पहुँचे वो भी हमें पता है कि 20 मील पैदल चल के वहाँ गए और सब कुछ किया। मगर ये है कि वो लोग जो कि और मैं और बेशुमार, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, अंदाज़ा करें कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग होती थी, यहाँ तक कि भुट्टो साहब की शहादत के बाद और जब यहाँ कोड़े लगने शुरू हुए सहाफ़ियों को, मैं जद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ खाबर नईम हाशमी और खालिद चौधरी और ये तमाम सहाफ़ी दोस्तों के, और उस्मानी साहब को, नसार उस्मानी साहब को, जिन्होंने, और अब्बास सत्तर साहब हैं इसी तरह। तो ये लोगों ने जो जंग लड़ी है एक बड़ी, तो वो आप अंदाज़ा करें कि पीपल्स पार्टी को सेक्टरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता था। पीपल्स पार्टी को आम मुद्देदार नहीं थे। मैं ये बात बताऊं, मुश्किल ज़माना तो मैंने बतौर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के काम किया पंजाब के लिए। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ अब्बास साहब, मैं हिस्ट्री को चूंकि रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लोगों तक ये बातें मालूम नहीं, लोग बल्कि अब खत्म हो गई। जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बनेगा उसके ऊपर पैम्फलेट केस बनेगा। हाँ, और 14 साल कैद, और 14 साल कैद, पैम्फलेट केस का मतलब 14 साल कैद और 10 कोड़े। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब भुट्टो शहीद हो गए, मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहबा ये सियासत कर रही थी, पार्टी में कमाल के लोग इमर्ज किए, जैसे मुमताज़ अहमद कालू, ऐसे लोगों ने बड़ा जिंदा रखा। जी, मुमताज़ कालू की बहुत कंट्रीब्यूशन है, उन लोगों ने बहुत काम किया। और आप देखें, मैं आपसे जो बात कहने वाला था कि हमने उस वक़्त इरशाद राव साहब के साथ मिलके हमने मसावात अखबार निकाली, ज़ेरे ज़मीन, और मसावात अखबार साइक्लो स्टाइल पे, नहीं प्रिंट होती थी बाकायदा। अच्छा, बाकायदा प्रिंट करते थे, मगर पेपर हम इम्पोर्टेड लगाते थे ताकि पता ना चले यहाँ। समझ गए ना? हाँ। पेपर जो है वो इम्पोर्टेड लगता था, छपती थी, फिर हम पूरे मुल्क में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो इम्पोर्टेड पेपर इसलिए हम लगाते थे कि पूरी फौजी हुकूमत जो है वो साहिलों पे और वो अपना एयरपोर्ट्स पे और पोर्ट्स पे लगी रही कि ये कहाँ से आ रहा है। तो हम उस वक्त कामोफ्लेज किया और उसकी सारी जो है वो कंप्यूटर प्रिंटिंग करते थे हम। अच्छा। तो इम्पोर्टेड पेपर बड़ा कॉस्टली पेपर होता था, उस पे हम प्रिंट करते थे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो ये इतना बड़ा जुर्म था कि मसावात, सबसे बड़ा जुर्म, और मुझे अफसोस है कि वो मसावात जो हम उस वक्त प्रिंट करते रहे, जबकि इसका प्रिंट करना दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म था। बिल्कुल ऐसी था। वो आज नहीं प्रिंट हो रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो तजुर्बा है लोगों का, हुज हू का, जो कैरेक्टर्स बदलते हैं पावर में, क्या लेसन है पीपल्स पार्टी की
पीपल्स पार्टी के लिए जो लेसन है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फाइम असैसिनेटेड में दे दिया है। वो क्या है? वो कि मैं आज कर्ब की इस घड़ी से, आजमाइश की इस घड़ी से इसलिए गुजर रहा हूँ कि मैंने दो मुतहारब कुव्वतों के दरमियान आबरूमंदाना मसालहत, दो तबकों के दरमियान, दो मुतहारब कुव्वतों के दरमियान आबरूमंदाना मसालहत कराने की कोशिश की, जो कि नामुमकिन है। अच्छा, तो यही सबक है। और मैं बल्कि कहता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मंशूर जितना आज रेलेवेंट है, इतना 68 में रेलेवेंट नहीं था। आज का सरमायादार जितना ताकतवर है, आज वो, मैं पहले भी कह रहा हूँ, कहा है मैंने कि आज आप देखें कि पाकिस्तान का सरमायादार इतना ताकतवर है कि वो चीफ जस्टिस जिसके इशारे से हुक्मरानों के ऐवान लरज रहे हैं या लरजते हैं, वो चीख रहा है, रोता रहा कि चीनी 40 रुपए बेचो, सरमायादार 70 रुपए बेचता रहा, वो काबू में नहीं, काबू में नहीं आया। अच्छा, पूछ नहीं सकता। अब्बास साहब, बहुत अहम बात है, आप तहरीकों को बनाते रहें, तहरीकों को लीड करते रहे। आज पाकिस्तान में एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। हज़ारा में, पिंडी में, लाहौर में, कराची में जुलूस फूटते हैं, बगावत है और बहुत बड़ी बगावत है, लेकिन क़यादत नज़र नहीं आ रही। क्या, चूंकि आपने कहा आज भुट्टो रेलिवेंट है, क़यादत चाहिए या आज का कोई नज़रिया चाहिए जो सारी इस बगावत को मुनज़्ज़म करे? पहली बात यह है कि नज़रिया नहीं चाहिए, नज़रिया मौजूद है। वो नज़रिया क्या है? वो नज़रिया भुट्टो का मंशूर है। वो क्या सोशलिज्म है? क्या है? सोशलिज्म है, सोशलिज्म है, सोशलिस्ट रेलिवेंट है आज ना। आज की देखे, आज जितना रेलिवेंट है, मैं आज देखे पूरी दुनिया में नेशनलाइजेशन चल रही है, दोबारा हो रही है। आज जितना रेलेवेंट है भुट्टो का नजरिया, भुट्टो की सोच, भुट्टो का मंशूर, आज जितना रेलेवेंट है, इतना माजी में रेलेवेंट नहीं था। अच्छा। और आज अगर मैंने पंजाब असेंबली में भी जब मैं गया था, बड़ी मशहूर तकरीर है तो आपकी, मेरी वहाँ की एक बड़ी बजट स्पीच का ओपनिंग सेंटेंस मुझे आज तक याद है। मैंने कहा, दिस इज एन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट ऑफ हिस्ट्री that a man like me from a working class has become in the house. I'm not here to rule, but I'm here to knock the doors of the rulers. Beautiful, बड़ी अच्छी बात। मैं यहाँ हुकूमत करने नहीं आया, मैं यहाँ हुक्मरानों के दरवाजों पर दस्तक देने आया हूँ, हुक्मरानों के दिमागों पर। ए हुक्मरानों, अगर आज तुम खुद गरीब के बच्चे के पाँव में जूता और उसके तन पे कपड़ा नहीं दोगे और उसके पेट में रोटी नहीं दोगे, तो फिर डरो उस वक्त से जब पाकिस्तान की शाहराहे इनकलाब फ्रांस की तरह यहाँ उभरेंगी। तो आज ये शाहराहें रास्ता, आज वो शाहराहें मौजूद हैं। आज बगावतें हो रही हैं, आज किरायों पर जुलूस निकल आता है पिंडी में। देखिए ना, आज छोटी जगह के ऊपर एक शोरशें बरपा हैं, खुद बहुत मामलात उठ रहे हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ कि रास्ता यही है कि लोगों को उनके हकूक दिए जाएं, और फलसफा है, फलसफा तो मौजूद है, नजरिया है, नजरिया मौजूद। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ जी, फरमाएं, कि ये जो लोग हर रोज एक इशू के तौर पे खड़ा कर देते हैं, कभी एनआरओ को इशू बना लेते हैं, कभी इशू नहीं है, कभी 18वीं तरमीम को इशू बना लेते हैं, इशू नहीं है, कभी कोई इशू बना लेते हैं। और ये इश्यूज जो हैं, इनको हुक्मरान तबका हमेशा मैनिपुलेट करता रहा है। इसी पे कहा गया ना कि अमीर शहर गरीबों को लूट लेता है, कभी बनामे मजहब, कभी बनामे वतन, कभी बहीला मजहब। वाह, इसी पे कहा गया। सही है। तो वो इसको ना, तो ये जो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की क़यादतें आज ये इशू लेके क्यों नहीं चलती पार्लियामेंट के अंदर कि आओ बैठो, इस मुल्क में सरमायादार के प्रॉफिट का तयन करो। अच्छा, कि 1000 के ऊपर कितने हजार प्रॉफिट लेना है उसने, और जागीरदारी। आओ तयन करो कि कितनी जमीन होनी चाहिए। आओ इस बात का तयन करो कि क्या गरीब के बच्चे के हाथ में वो किताब नहीं जा सकती जो इस मुल्क के बादशाहों के हाथों में किताबें हैं। और आज जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है, जो सबसे बड़ा ज्यादती है, और जिसकी सजा आज पूरा समाज भुगत रहा है इंतहा पसंदी के नाम से, वो जुल्म ये है कि आपने गरीब की हाथ से किताब छीनी है। आपने गरीब को खुदकुशी पे मजबूर किया, वो खुदकश होना शुरू हो गया। ये हमारे समाज का, ये हमारे निजाम का फल है और फ्रूट है। अच्छा, आखिर में आया। और मुझे इस मसले पे बात, और आज हमने जो एजुकेशन में
प्राइवेट डाकू पैदा किए हैं, जो तालीमी इदारे हैं, जिन्होंने, ठीक है आप कह रहे हैं जी कि वो बहुत तालीम फैला रहे हैं, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो तालीम दे, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सेहत दे। और ये जिस तरीके से लूट रहे हैं और जो एक तबकाती समाज पैदा कर रहे हैं इस मुआशरे में, जजीरे पैदा कर रहे हैं, जजीरे पैदा कर रहे हैं, इस तबकाती समाज पैदा कर रहे हैं कि गरीबों के बच्चों को उन स्कूलों में भेजते हैं कि वो हुक्मरानों के ऐवानों का ईंधन बने, और उमरा के बच्चे उन स्कूलों में भेजते हैं कि वो सर पे कलगी लगा के हमारे बादशाह सलामत बन जाए। ये निजाम तोड़ना होगा, और ये निजाम नहीं तोड़ोगे तो उस इनकलाब और उस रास्ते को भी आप नहीं रोक सकते। मैं यही पूछना चाहता हूं आखिर में 2 लफ्जों में, सूरत हाल आइडियल है इनकलाब के लिए, तब्दीली के लिए? मैं कहता हूं कि इससे ज़्यादा आइडियल और नहीं है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इससे ज़्यादा बेहतर और कोई रास्ता नहीं है। मुझे मियां नवाज शरीफ, मुझे मौलाना फजल रहमान, मुझे कोई भी लीडर इस मुल्क का मुझे ये बता दे कि क्या रास्ता है भुट्टो के मंशूर के अलावा कि आप गरीब के घर में रोटी देंगे। क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है इनके पास, माँ सिवाय इसके कि गरीब का खून और पीने के रास्ते तलाश किए जाएं, गरीब को महकूम रखने के रास्ते तलाश किए जाएं। आपकी गुफ्तगू इतनी अवामी और इतनी इंसानी और हकायक पर मबनी है कि इस पर तो एक बहुत लंबे सेशन चाहिए, और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका गोविंदी साहब कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, ये थे चौधरी गुलाम बास। आपने पाकिस्तान में उभरती हुई तहरीकों और उसके हवाले से फ़लसफ़े पर बात सुनी। उनका कहना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा आज भी पाकिस्तान का रेलिवेंट फ़लसफ़ा है जो तब्दीली और इनकलाब का सबब बन सकता है। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।